हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। जैसे कि दोस्तों लाइनमैन और एसएसए से रिलेटेड हमारी टेक्निकल सीरीज चल रही थी। इसके दोस्तों 29 पार्ट के अंदर काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन हमने अपडेट कर दिए हैं जो आने वाले हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। वो पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो उनकी अलग से प्ले लिस्ट बना दी है, एक बार वो सारे के सारे पार्ट आप जाके जरूर देख लें। आज का जो सेशन दोस्तों रहेगा वो वायरिंग से रिलेटेड रहेगा। वायरिंग से रिलेटेड 354 क्वेश्चन हमने निकाले हैं। लगभग जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना रहती है वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर जो है ऐड कर दिए हैं। आज दोस्तों हम वायरिंग से रिलेटेड, एसेसरीज से रिलेटेड या दोस्तों वायरिंग से रिलेटेड इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और ये व्हाट्सअप दोस्तों नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल मैसेज कुछ भी करके जितना जल्दी हो ये सिलेबस परचेज कर लें। इस सिलेबस का जो चार्ज लिया जा रहा है वो ओनली 150 लिया जा रहा है। इसके अंदर दोस्तों 12,000 प्लस MCQ आपको दिए जा रहे हैं। ये 12,000 MCQ जो तैयार किए गए हैं ये प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं, ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों व्हाट्सएप पेड ग्रुप के अंदर आपका नंबर जोड़ दिया जाता है जिसके अंदर जो है डेली की डेली 100 से 200 क्वेश्चन और वीडियो लेक्चर जो है शेयर किए जाते हैं एक बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो ये सिलेबस परचेज कर लें और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के इस सेशन से। तो वीडियो दोस्तों बहुत लंबी होने वाली है, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर पूरा नहीं देखते हैं तो काफ़ी सारे अनटच लेवल के क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वायरिंग का प्रकार नहीं है। वायरिंग के प्रकार की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। तो CTS दोस्तों वायरिंग होती है, CTS वायरिंग होती है। केप जो है टायर्ड शीथ इसको बोला जाता है। ये दोस्तों टफ रबड़ शीथड होता है, ये भी वायरिंग होती है। CRO दोस्तों वायरिंग नहीं होती लेकिन PVC वायरिंग होती है। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं जिसको, ठीक है। PVC वायरिंग भी दोस्तों दो प्रकार की हो जाती है। एक तो लकड़ी वाली PVC वायरिंग जो पहले की जाती थी, एक दोस्तों अब रबड़ वाली PVC जो वायरिंग अब की जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन सी रहेगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है ये इंस्ट्रूमेंट होता है फ्रीक्वेंसी मापने के लिए। क्या मापने के लिए? फ्रीक्वेंसी मापने के लिए, आवृत्ति मापने के लिए, ठीक है। तो ये वायरिंग नहीं है, बाकी सभी प्रकार की ये वायरिंग है। TRS है, CTS है, PVC है या दोस्तों कंड्यूट वायरिंग है, कंड्यूट पाइप वायरिंग है। कंड्यूट वायरिंग भी अब दो प्रकार की हो जाती है, एक लोहे की पाइप वाली और एक रबड़ की पाइप वाली, ठीक है। तो बहुत सारी वायरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आ ही जाएंगे इसमें हमारे। एक सब सर्किट में अधिकतम लाइट फैन के कितने पॉइंट लग सकते हैं, यानी दोस्तों एक सब सर्किट है, सब सर्किट के अंदर जो है लाइट और फैन के या दोस्तों और छोटे मोटे घरेलू उपकरण जो होते हैं जो लाइट वेट के अंदर आते हैं वो कितने पॉइंट जो है लगाए जा सकते हैं। इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें हम तो ऑप्शन बी रहेगा, 10 पॉइंट इसके अंदर लगा सकते हैं हम। कितने पॉइंट? 10 वाट। और लोड पूछा जाए तो कितने वाट का? 800 वाट का लोड इसके अंदर निर्धारित किया गया है। दोस्तों आप भी इस वीडियो के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करें ताकि आपकी तैयारी कितनी है पता चल सके। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी हमारा रूल ESI, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, IER दोस्तों यहाँ पे लिखना था। रूल्स के अनुसार मीटर बोर्ड कितनी ऊंचाई पर, मीटर लगाते हैं उसका बोर्ड जो लगाते हैं वो कितनी ऊंचाई पर लगना चाहिए। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा A, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो हमारा मीटर बोर्ड होता है। अब मीटर बोर्ड से रिलेटेड आपको बुक्स में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चन मिले जाएंगे जो वो घरेलू बोर्ड लगाते हैं हम, ठीक है, MCB लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे लेकिन मीटर बोर्ड का क्वेश्चन आपको बुक्स में ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो है 1.5 मीटर की 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नई वायरिंग को विद्युत से जोड़ने से पहले कितने प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो टेस्ट की बात की जाए तो दोस्तों 4 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। ये 4 प्रकार के टेस्ट हम देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है दोस्तों वो होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। सबसे पहला कौन सा होता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं पोलरिटी टेस्ट। क्या कहते हैं? पोलरिटी टेस्ट। जो थर्ड नंबर का टेस्ट हो जाता है उसको दोस्तों हम कहते हैं कंडक्टर से अर्थ लीकेज के टेस्ट। कंडक्टर से अर्थ लीकेज के बीच टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो हो जाता है वो हो जाता है दोस्तों हमारा अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। कौन सा हो जाता है? अर्थ कंटिन्यूटी टेस्ट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 प्रकार के टेस्ट पूछे जाते हैं। एक 5वां प्रकार का टेस्ट और हो जाता है जो इंसुलेशन लीकेज से रिलेटेड टेस्ट बनता है, वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये 4 प्रकार के दोस्तों टेस्ट हो जाते हैं। आजकल घरेलू वायरिंग में केबल इस्तेमाल की जाती है। घरेलू वायरिंग के अंदर कौन सी प्रकार की केबल इनमें से इस्तेमाल की जाती है?
तो पीवीसी टाइप की केबल जो है, पीवीसी का फुल फॉर्म हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और इस प्रकार की केबल जो है आजकल घरों के अंदर वायरिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। ये दोस्तों एक सीआरटी की फुल फॉर्म पूछी जाती है, सीआरटी। ये होता है दोस्तों कैथोड रे ट्यूब, ओ लगा दिया जाता है तो कैथोड रे ऑस्किलोप हो जाता है, और सीआरटी लगा दिया जाता है तो कैथोड रे ट्यूब हो जाता है। ये दोस्तों हमारी केबल होती ही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो है नई वायरिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम से कम होना चाहिए, यानी कितने मेगा ओम से कम होना चाहिए। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है, कितने मेगा ओम से कम होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। इसकी राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ये रहेगा ऑप्शन ए, 1 मेगा ओम से कम होना चाहिए। अब कई बार 0.5 दे देते हैं, 0.5 मेगा ओम से कम होना चाहिए, तो ये भी तो ऑप्शन राइट रहेगा, क्योंकि ये 1 मेगा ओम से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कई बार या तो ये ऑप्शन दिया जाता है या ये दिया जाता है। तो 1 मेगा ओम से वायरिंग का जो है प्रतिरोध कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किसी भी सॉकेट का अर्थ वाला पॉइंट हमेशा बड़ा रखा जाता है, इसका कारण है। तो इसके दोस्तों दो मेनली कारण हो जाते हैं। सबसे पहला तो है अधिक करंट अर्थ में जा सके, यानी किसी भी प्रकार की अगर बॉडी के साथ अटैच हो जाता है और हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ हम संपर्क में, करंट के संपर्क में आ जाते हैं, या दोस्तों कोई भी हमारी जो उपकरण चल रहा है वो अर्थ के संपर्क में आ जाता है, तो उसके अंदर जो लीकेज करंट है वो अर्थ के अंदर जल्दी से जल्दी जा सके, अधिक से अधिक करंट जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है प्रतिरोध कम किया जा सके। अर्थ वाला पिन जो मोटा रखा जाता है उसका कारण ये होता है कि प्रतिरोध कम किया जा सके। तो इसके दोनों ही राइट ऑप्शन रहेंगे हमारे, ए और बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा, डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी विद्युत वायरिंग में सीलिंग फैन की ऊंचाई, सीलिंग फैन की ऊंचाई क्या रखी जानी चाहिए। सीलिंग फैन की दोस्तों ऊंचाई की बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, 2.75 मीटर, 2.75 मीटर। अब कई बार दे दिया जाता है इसके लगभग मतलब है 2.55 दे दिया जाता है कई बार, या कई बार 2.50 दे दिया जाता है। अब ये ऑप्शन नहीं मिलेगा तो या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार लगभग में दे दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन हमारा बी, सीलिंग फैन दोस्तों, यानी घर के छत के पंखे की बात की गई है। या दोस्तों आप हवा के अनुसार भी रख सकते हो इसको, ये तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक हो जाता है, लेकिन ये हवा के अनुसार भी आप जो है, क्योंकि कुछ घरों की छतें जो है काफ़ी ऊंची होती है, तो उसके हिसाब से भी आप रख सकते हो। हाउस वायरिंग लूपिंग सिस्टम न्यूट्रल अंदर और बाहर से के साथ जुड़ा होना चाहिए। साथ पूछा गया तो ये दोस्तों हमारा सीलिंग रोड से जुड़ा होना चाहिए। हाउस वायरिंग लूपिंग सिस्टम के अंदर, लूपिंग सिस्टम में न्यूट्रल अंदर और बाहर से सीलिंग रोज के साथ जुड़ा होना चाहिए। सीलिंग रोज दोस्तों ऐसा होता है, आपने देखा होगा, सीलिंग रोज इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ पे एक नट लगा होता है, ये दोस्तों इसके 2 पॉइंट होते हैं, इसको हम सीलिंग रोज कहते हैं, जो अक्सर फैन लगाने से पहले छत के पास लगा होता है, हुक के पास। ठीक है, इसको हम सीलिंग रोज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगर प्रतिरोध को मापता है। तो मेगर हल्का सा क्वेश्चन है, मेगा ओम में मापेगा। मेगर क्या है, एक बड़ी इकाई है। ठीक है, मेगा ओम, मेगा ओम से छोटी इकाई कौन सी हो जाती है, किलो ओम। किलो ओम से छोटी इकाई कौन सी हो जाती है हमारी, ओम। ठीक है, ओम, किलो ओम और मेगा ओम। जो मेगर जो मापता है ये दोस्तों रेजिस्टेंस को मेगा ओम में मापता है, और ये 2 प्रकार के आने लगे हैं आजकल। एक तो दोस्तों हस्तचलित मेगर, हस्तचलित यानी जो हैंड से चलाया जा सके, हस्तचलित मेगर। ठीक है, जिसमें एक डीसी जनरेटर लगा होता है। उसके बाद आजकल आने लगा डिजिटल मेगा मीटर। ठीक है, मेगर, डिजिटल मेगर। बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्विच बोर्ड फिक्स करने की ऊंचाई, यानी स्विच बोर्ड है आपका, तो उसको फिक्स करने की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो बी रहेगा 1.5 m, 1.5 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए स्विच बोर्ड को फिट करने के लिए। स्विच जो है हमेशा जो लगाया जाता है वो सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, सीरीज के अंदर। स्विच बटन जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सॉकेट होता है, एक दोस्तों हमारा स्विच हो जाता है, तो स्विच सीरीज में लगाया जाता है। और स्विच किसके बने होते हैं, तो ये बेकेलाइट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहां से कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 फेज उपकरणों को हमेशा करना चाहिए। तो 3 फेज यानी 3 फेज उपकरण जो है हमारे कोई भी, तो उनको डबल अर्थ करना चाहिए। डबल अर्थ करने का मकसद होता है अगर गलती से एक अर्थिंग खराब हो जाए तो दूसरी अर्थिंग हमारी चलती रहे, क्योंकि 3 फेज का जो शॉक जो होता है, वो झटका जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, वो जानलेवा होता है। ठीक है, इसीलिए जितने भी 3 फेज के उपकरण होते हैं उनको डबल अर्थ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउस वायरिंग में सभी उपकरणों के कनेक्शन किए जाते हैं, यानी घरों की जो वायरिंग होते हैं उनके कनेक्शन किस प्रकार किए जाते हैं, तो सभी के सभी कनेक्शन पैरेलल के अंदर किए जाते हैं। पैरेलल को दोस्तों दूसरी भाषा के अंदर समानांतर क्रम में भी लिख दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आग और मैकेनिकल हानि से बचने के लिए
कौन सी वायरिंग ज़्यादा सुरक्षित है, यानी आग में भी और मैकेनिकल हानि से भी बचने के लिए, या दोस्तों इससे रिलेटेड कौन सी वायरिंग सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। इसके राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा कंड्यूट वायरिंग। कंड्यूट वायरिंग सबसे बेस्ट मानी जाती है आग और मैकेनिकल हानि से बचने के लिए। इसके अलावा दोस्तों क्लीट वायरिंग हमारी, अब क्लीट क्या होती है, एक तो वन वे क्लीट होती है, कौन सी, वन वे, एक दोस्तों टू वे क्लीट होती है, टू वे। वन वे के अंदर दोस्तों आप 2 तार लेके जा सकते हो, टू वे के अंदर सॉरी वन वे के अंदर आप 1 तार लेके जा सकते हो, टू वे के अंदर आप 2 तार लेके जा सकते हो। तो ये वन वे और टू वे हमारी जो है क्लीट से रिलेटेड हो जाती है। केसिंग कैपिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग 2 प्रकार की हो जाती है, एक लकड़ी की केसिंग कैपिंग, एक पीवीसी की केसिंग कैपिंग। ये हमारी दोस्तों जो है रबड़ से संबंधित है, केब टाइट शीथड और टफ रबड़ शीथड, ठीक है। ये हमारी हार्ड रबड़ और सॉफ्ट रबड़ से जो है रिलेटेड वायरिंग है। इसका जो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा कंड्यूट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंखे और सॉकेट और लाइट आदि पर आईएसआई रूल के अनुसार अधिकतम लिमिट लोड क्या है। लोड पूछा गया कितना होना चाहिए, तो लोड जो होगा वो 800 वाट का लोड होगा। पॉइंट पूछे जाए तो 10 पॉइंट होंगे, ये जरूर याद कर लें। इसकी क्वेश्चन की दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 99% पूछा जाता है, या तो पावर लोड से संबंधित पूछा जाता है या दोस्तों लाइट लोड से संबंधित पूछा जाता है। केमिकल फैक्ट्री में सबसे उचित केबल मानी जाती है। केमिकल फैक्ट्री की दोस्तों बात की गई है तो सबसे उचित केबल जो मानी जाती है वो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा इसका, सीटीएस केबल जो आती है या सीटीएस वायरिंग जो होती है वो केमिकल फैक्ट्री के अंदर सबसे उचित वायरिंग मानी जाती है, सबसे उचित केबल हमारी मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों सीटीएस केबल भी आती है, जैसे पीवीसी वायरिंग भी होती है, पीवीसी हमारी केबल भी आती है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी कई बार दे दिया जाता है। VIR का फुल फॉर्म होता है वैल्केनाइज्ड इंडियन रबड़। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार उपभोक्ता प्रोमिसिस पर वोल्टेज का उतार चढ़ाव कितना है। वोल्टेज का उतार चढ़ाव पूछा गया दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन करवा दिया। 5% की वोल्टेज टॉलरेंस दी जाती है। फ्रीक्वेंसी की पूछी जाए तो हमारी 3% टॉलरेंस दी जाती है। वोल्टेज की हमारी 5%, अगर 3 फेज या हाई वोल्टेज है तो उसके अंदर 12.5% टॉलरेंस हमारी दी जाती है। 3 प्रकार की टॉलरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमें कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वह तारें जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को उपभोक्ता एनर्जी मीटर से जोड़ती है। तारें कौन सी पूछी गई है, वह तारें जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को उपभोक्ता एनर्जी से जोड़ती है। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा सी हो जाता है इसका, सर्विसमैन तारें। ये लाइन पूछा गया वह लाइन, ठीक है, वह लाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को उपभोक्ता एनर्जी मीटर से जोड़ती है तो उसको सर्विसमैन लाइन कहा जाता है। कौन सी लाइन, सर्विसमैन लाइन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा सील टाइप फिक्स्ड की जाती है। जो सील टाइप होती है वो फिक्स्ड कब की जाती है। राइट ऑप्शन की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो ऑप्शन हो जाता है हमारा ए, एनर्जी मीटर के बाद। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जो सील टाइप फिक्स्ड की जाती है या सील टाइप जो फ्यूज होता है, ये एक टाइप से फ्यूज होता है, ये कहाँ फिक्स किया जाता है तो एनर्जी मीटर के बाद। या क्वेश्चन फ्यूज से ना दिया जाए तो सील जो लगाई जाती है वो एनर्जी मीटर के बाद बाहर की तरफ लगाई जाती है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है। अब बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन जो है इलेक्ट्रिसिटी रूल के द्वारा सब सर्किट में अधिकतम लिमिट पावर लोड क्या है। अब सब सर्किट में अधिकतम लिमिट पावर लोड की बात की गई है। सब सर्किट की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। छोटा सर्किट, एक सर्किट से भी छोटा सर्किट हो जाते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर 2 पॉइंट के अंदर आप 500 वाट का लोड ले सकते हो, ठीक है। 2 पॉइंट के अंदर कितना लोड, 500 वाट का। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। सब सर्किट में अधिकतम लिमिट पावर लोड की संख्या है 2 पॉइंट या 500 वाट का लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेजिडेंशियल क्षेत्रों का डिस्ट्रीब्यूशन जो है होता है। रेजिडेंशियल क्षेत्र की दोस्तों बात की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है वो सिंगल फेज का सिस्टम होता है। कौन सा, सिंगल। जो घरेलू जो कॉलोनीज वगैरह होती है या जो गांव वगैरह होते हैं तो वहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है तो वो सिंगल फेज का होता है। कौन सा, सिंगल फेज सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है हमारा, सिंगल फेज सप्लाई से रेजिडेंशियल उपभोक्ता का वोल्टेज है। तो वोल्टेज की बात की जाए तो 230 वोल्टेज हमारी बन जाती है। तो 230 वोल्टेज या तो दोस्तों 230 दी जाती है या 240 दी जाती है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वोल्टेज है हमारी सिंगल फेज सप्लाई की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट भी किया गया है। ओवरहेड लाइन में कंडक्टर लगाया जाता है तो ओवरहेड लाइन के अंदर कंडक्टर ACSR, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। क्या हो जाती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक है। काफ़ी जो है मैकेनिकल जो है स्ट्रेंथ को ये मजबूत करने के लिए। तो ओवरहेड लाइन के अंदर कौन कौन से कंडक्टर लगाए गए हैं वो भी दोस्तों वीडियो के अंदर प्रीवियस के अंदर सभी करवा दिए गए हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा सुरक्षित वायरिंग कौन सी मानी जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों पीछे भी हो चुका है हमारा कवर।
राइट ऑप्शन इसका दोस्तों हमारा डी रहेगा। कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग जो की जाती है वो सबसे ज़्यादा सेफ और सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है ग्राउंड लेवल से लैंप का कम से कम कितने ऊंचाई पर इसको लगाना चाहिए, यानी लैंप की दोस्तों बात की गई है, ग्राउंड लेवल से कितनी ऊंचाई पर लैंप को लगाना चाहिए। राइट ऑप्शन की दोस्तों इसकी बात की जाए तो ऑप्शन हो जाता है हमारा डी 1.5 मीटर। 1.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है ग्राउंड लेवल से लैंप को लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर लोड होता है, यानी 3 फेज 4 वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है उस पर किस प्रकार का लोड होता है। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, असंतुलित लोड होता है। असंतुलित को दोस्तों अनबैलेंस लोड भी हम कह देते हैं। जो 3 फेज की हमारी मोटर होती है ना उसके अंदर बैलेंस लोड होता है, लेकिन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जो हमारे घरों तक सप्लाई होती है तो उस प्रकार के लोड के अंदर जो होता है वो अनबैलेंस लोड होता है, क्योंकि उनके अलग अलग फेज के अंदर जो है अलग अलग लोड होता है, क्योंकि अलग अलग फेज अलग अलग कॉलोनी या अलग अलग जगह पे जाता है। और मोटर के अंदर दोस्तों डायरेक्ट तीनों फेज की सप्लाई दी जाती है जो एक ही रेजिस्टेंस होता है और एक ही टर्न ऑफ रेशो होता है। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, अनबैलेंस लोड। अगला क्वेश्चन है हमारा घरेलू इंस्टॉलेशन मेगर टेस्टिंग के दौरान कंडक्टर से कंडक्टर के बीच प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। तो प्रतिरोध कितना नहीं होना चाहिए से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन रहेगा हमारा ए, 3 मेगा ओम नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है घरेलू इंस्टॉलेशन से, ठीक है, क्योंकि इसका हमने अभी जस्ट क्वेश्चन कवर किया था। ये कितना नहीं होना चाहिए? 1 मेगा ओम से ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना मेगा ओम से? 1 मेगा ओम से ऊपर नहीं होना चाहिए। मेगा ओम किस में मापते हैं, किस मीटर के द्वारा मापते हैं? तो मेगर से मापते हैं, ठीक है। मेगर भी दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक डिजिटल टाइप होता है, एक हमारा हस्तचलित मेगर होता है जिसके अंदर एक डीसी जनरेटर भी लगा होता है, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सर्विस कनेक्शन में एरियल फ्यूज के साथ कनेक्टेड होता है। सर्विस कनेक्शन की बात की गई है, ये किस लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों ये उपभोक्ता की सेफ्टी के लिए, यानी उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए ये फ्यूज लगाया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है 2 सैडल के बीच की अधिकतम दूरी होनी चाहिए, यानी आप क्लीट वायरिंग कर रहे हो तो 2 क्लीट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। क्लैंप वायरिंग कर रहे हो तो 2 क्लैंप के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के मुताबिक। तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें हम तो राइट ऑप्शन ए रहेगा हमारा 60 सेंटीमीटर, यानी 2 सैडल के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए? हमारा 60 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट किया गया है। स्विच की विशेषताओं के लिए आवश्यक है, ठीक है। स्विच की करैक्टरिस्टिक के लिए बात की जाए या इसके दोस्तों प्रकार की बात की जाए तो उपरोक्त सभी इसका राइट ऑप्शन रहता है हमारा, क्योंकि वोल्टेज आधार पे भी स्विच आते हैं, धारा क्षमता यानी करंट की क्षमता की करंट की कैपेसिटी के आधार पर भी स्विच आते हैं, और स्विच के प्रकार दोस्तों अलग अलग आते ही हैं, 1 वे 2 वे इंटरमीडिएट स्विच या बहुत सारे टाइप के स्विच आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 200 वाट से अधिक लैंपों में प्रयोग करना चाहिए। 200 वाट से अधिक, ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा जूनियर टेक्नीशियन के एग्जाम में जो हाल ही में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। तो इस प्रकार के लैंप के अंदर किस प्रकार का आप जो है प्रयोग करोगे होल्डर की बात की जाए तो एडिशन स्क्रू होल्डर इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। एक गोलियत जो है स्क्रू आते हैं, इसमें होल्डर आता है, उसको दोस्तों हम करते हैं 200 से लेके 300 वाट तक, ठीक है। और जो 300 वाट से अधिक के ऊपर के लैंप हो जाते हैं उस प्रकार के होल्डर आते हैं, उनको कहा जाता है एडिशन गोलियत स्क्रू टाइप केप, ठीक है। ये 3 प्रकार की केप होती है, इनसे रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन देखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों पेडेंट होल्डर हो जाता है, हमारा स्थायी होल्डर हो जाता है, बैटन होल्डर हो जाता है। ये हमारे घर में जो नॉर्मली लाइट लोड होता है उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किसके लिए सीलिंग रोज का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग रोज से रिलेटेड पहले भी हम क्वेश्चन दोस्तों कवर कर चुके हैं। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन ए हमारा रहेगा, पंखे के लिए किया जाता है। सीलिंग रोज की आकृति दोस्तों इस प्रकार से बनी होती है, ठीक है, जो लगभग जो घर के छत के पंखे होते हैं वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। 2 टाइप के इसमें दोस्तों नट लगे होते हैं, उन नट के साथ हम वायर को अटैच करके पंखे के कनेक्शन करते हैं। तो सीलिंग रोज से भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। सीलिंग रोज भी 2 वे और 3 वे टाइप के आते हैं आजकल मार्केट के अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन के लिए करते हैं, यानी प्रयोग होल्डर या सॉकेट से अतिरिक्त कनेक्शन की बात की गई है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा किससे जुड़ा हुआ है, सीलिंग रोज से ही, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन डी, एडॉप्टर, ठीक है। क्योंकि दोस्तों बल्ब हो जाता है या किसी भी प्रकार का डिस्क हो जाती है चलने वाली, या दोस्तों सीलिंग रोज हो जाता है, तो इनके अलावा जो हम यूज कर रहे हैं होल्डर या सॉकेट के अतिरिक्त की बात की गई है तो वो हो जाता है दोस्तों हमारा एडॉप्टर। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटा रखा जाता है? तो अर्थ पिन दोस्तों हमारी ही सेफ्टी के लिए या किसी भी प्रकार का करंट कोई लीकेज होता है ताकि हमें जो है विद्युत झटके से बचाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए इसको मोटा रखा जाता है। इसका रेजिस्टेंस दोस्तों कम से कम होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मोटा पिन का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाता है। प्रतिरोध को घटाने के लिए जो है इसको मोटा रखा जाता है ताकि किसी भी प्रकार का लीकेज करंट हो तो वो जल्दी से जल्दी क्या हो सके? ग्राउंड हो सके। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, कहाँ पर कारतूस प्रणाली यानी कारतूस टाइप के फ्यूज आते हैं, ठीक है। तो कारतूस प्रणाली फ्यूज इकाई का प्रयोग किया जाता है। कारतूस प्रणाली फ्यूज की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर कारतूस टाइप के फ्यूज जो है यूज किए जाते हैं। फ्यूज दोस्तों हमने बहुत सारे करवा दिए हैं आपको। किटकेट फ्यूज होते हैं, एचआरसी फ्यूज होते हैं। एचआरसी फ्यूज के रिलेटेड गुणांक फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका गुणांक फैक्टर 1.11 होता है। इसकी फुल फॉर्म हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होती है, ठीक है। और इसके अलावा इस फ्यूज की एक क्वालिटी होती है, अगर ये फ्यूज चल रहा है जैसे जैसे ही ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हुआ, किसी भी प्रकार का फॉल्ट हुआ तो कुछ सेकंड तक ये फॉल्ट को सहन कर लेता है। उसके बाद दोस्तों ये सर्किट को तोड़ देता है, सर्किट को क्या कर देता है? कट ऑफ कर देता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आग लगने का जहाँ ज़्यादा खतरा हो वहाँ किस प्रकार का फ्यूज यूज करते हैं? तो एचआरसी फ्यूज यूज करते हैं, ठीक है। ये फ्यूज ऐसा होता है, इसको एक बार जो है यूज कर लिया, अगर ये एक बार खराब हो गया यूज करने के बाद तो इसको दोबारा यूज में हम नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखे गए हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, कहाँ पर टीपीआईसी का फुल फॉर्म हो जाता है हमारा ट्रिपल पोल आयरन क्लेड, और एक हो जाता है दोस्तों हमारा डीपीआईसी हो जाता है हमारा डबल पोल आयरन क्लेड, ठीक है। टीपीआईसी की दोस्तों बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है बी। 3 फेज सप्लाई के लिए टीपीआईसी और सिंगल फेज सप्लाई के लिए डीपीआईसी यानी डबल पोल आयरन क्लेड स्विच जो है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए किया जाता है? तो बड़ी प्रकार की जो मोटरें हो जाती है दोस्तों उसके अंदर हम एचआरसी फ्यूज दोस्तों 1000 एम्पेयर तक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। 5 एम्पेयर से लेके 1000 एम्पेयर तक आपको ये फ्यूज मार्केट के अंदर जो है मिल जाते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तार अधिक मोटा होगा? यहाँ दोस्तों गेज दिया हुआ है। गेज किससे मापा जाता है? तो SWG से मापा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म हो जाता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जो 0 से लेके दोस्तों 36 नंबर तक की वायर को हम जो है उससे माप सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज की हम बात कर रहे हैं, जो मोटी स्टील का बना होता है और स्टील का दोस्तों उसको बनाया जाता है, मोटी चादर का बना होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर की वायर होगी वो सबसे जो है पतली होगी, और सबसे छोटे नंबर की वायर जो होगी वो क्या होगी? सबसे जो है मोटी होगी। तो यहाँ मोटा पूछा गया है तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन सी। 20 नंबर गेज की वायर जो होगी वो सबसे मोटी होगी। किस कारण से केबलों में ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? कारण पूछा गया है दोस्तों, किस कारण से केबलों के अंदर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है? राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा, उपरोक्त सभी। धात्विक आवरणों और कवचों में हानियाँ, केबल विद्युत रोधन में जो पेरा विद्युत होती है उसकी हानियाँ, या चालक में दोस्तों तांबे की हानियाँ। तो इन सभी हानियों के कारण केबल के अंदर क्या पैदा होती है? हीट पैदा होती है। हीट मतलब दोस्तों व्यर्थ की गर्मी, जो हमारे डीसी मोटर, जनरेटर या ट्रांसफार्मर के अंदर बात की जाए तो जिसको एडी करंट लॉस या हिस्टैरिसीस लॉस के नाम से जाना जाता है, जो एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ लॉस के नाम से होता है। इसका एडी करंट लॉस का सिर्फ एक ही फायदा होता है, वो होता है हमारा उपकरणों के अंदर जो मापक यंत्र होते हैं उनके अंदर एडी करंट का यूज करके दोस्तों हम जो मीटर की जो हमारा पॉइंटर होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ सिर्फ एक फायदा होता है, बाकी दोस्तों एडी करंट का हमारा हर एक मोटर जनरेटर के अंदर नुकसान गिना जाता है। पीवीसी का फुल फॉर्म दोस्तों मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, पॉलीविनाइल क्लोराइड। राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा पदार्थ है जिसके एक परमाणु के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो ये सेमीकंडक्टर की बात की गई है दोस्तों। सेमीकंडक्टर की बात की गई है। सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। एक दोस्तों हमारा सिलिकॉन होता है, एक दोस्तों हमारा जर्मेनियम होता है। 2 प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरा विद्युत सामर्थ्य के लिए सही है। पेरा विद्युत सामर्थ्य की दोस्तों बात की गई है, कौन सा पॉइंट इसमें सही है? तो इसमें दोस्तों पहला पॉइंट हमारा सही है और दूसरा पॉइंट भी हमारा सही है। ये किलो वोल्ट mm में मापी जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है, किलो वोल्ट mm में। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने के लिए सामर्थ्य होती है। ये तो इसमें दोस्तों इसकी जो सामर्थ्य मापी जाती है उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की इसकी जो है सामर्थ्य होती है। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माइका पेरा विद्युत सामर्थ्य को दर्शाता है। माइका की पेरा विद्युत सामर्थ्य कौन सी होती है वो पूछी गई है। तो 20 से 40 kV/mm, ये अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग दी हुई है दोस्तों। इसकी स्पेशल वीडियो के अंदर हम सारी जो किलो वोल्ट mm इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो हम कवर कर लेंगे। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है डी। कौन सा प्रतिरोध स्वचालित स्ट्रीट लाइट के अंदर होता है। स्वचालित जो है स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट ऑन होती है उनके बारे में दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा ए रहेगा, LDR। LDR का फुल फॉर्म दोस्तों होता है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। VDR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से विद्युत रोधी तेल की पेरा विद्युत जो इलेक्ट्रिक तेल होता है दोस्तों, जो जिसको मिनरल तेल बोला जाता है, विद्युत रोधी तेल जिसको बोला जाता है, खनिज तेल जो ट्रांसफार्मर या स्टार्टर के अंदर यूज किया जाता है, उसकी तो दोस्तों पेरा विद्युत सामर्थ्य की यहाँ पे बात की गई है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, 30 से 40 किलो जो है प्रति mm। अगला क्वेश्चन है, आजकल वायरिंग के लिए कौन से तार का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हम दोस्तों बहुत बार कर चुके हैं। वायरिंग के लिए हम PVC तार का यूज करते हैं। VIR का फुल फॉर्म वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ हो जाता है। SCR दोस्तों सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। ये दोस्तों एक फॉरवर्ड बायस जो है युक्ति है, ठीक है। इसका से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। SCR, MOSFET, FET, UJT या दोस्तों डायोड की बात करें तो इनके स्पेशल चैप्टर हम लेके आएंगे, उसके अंदर सारे क्वेश्चन इसके हम कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है MCB। MCB के फुल फॉर्म की बात करें तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाता है। उसके बाद ELCB के फुल फॉर्म की बात करें तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर हो जाता है। उसके बाद MCCB की बात की जाए तो मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर हो जाता है। उसके बाद RCCB की बात करें तो रेजिडुअल केस सर्किट ब्रेकर हो जाता है। तो ये बहुत सारे सर्किट ब्रेकर होते हैं। पहले पावर हाउसों के अंदर दोस्तों OCB यूज की जाती थी, जिसको ऑयल सर्किट ब्रेकर के नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर ऑयल भरा होता था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब VCB आ चुकी है। VCB का फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो आजकल VCB का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से VCB से भी हो सकता है क्वेश्चन उठा लिया जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत में कंड्यूट। तो इसका आगे इस वाक्य को पूरा करना है, छत में कंड्यूट। तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, लेंटर पड़ने से पहले, यानी लेंटर डलने से पहले कंड्यूट जो है बिछाई जाती है। राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन हमारा सी। अर्थ वायर का रंग पूछा गया है, तो ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ भी रखा होगा ये क्वेश्चन। सीडीओ की वायरिंग में कौन सा स्विच इस्तेमाल किया जाता है। सीडीओ की वायरिंग की बात की जाए तो उसके अंदर 2-वे स्विच और इंटरमीडिएट स्विच, दोनों के दोनों स्विच दोस्तों इस्तेमाल किए जाते हैं। जब सीढ़ियाँ दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो तो उसके अंदर, और जिसके अंदर घुमाव भी हो, ठीक है, तो उस टाइप की सीढ़ियों के अंदर इंटरमीडिएट स्विच भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अदरवाइज सिंपल सीढ़ियों के अंदर जो है 2-वे स्विच इस्तेमाल किया जाता है। 2-वे स्विच का दोस्तों इस प्रकार से आपका डायग्राम भी आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये हमारा 2-वे स्विच हो जाता है। इंटरमीडिएट स्विच का डायग्राम जो होता है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा बी और सी दोनों। ये टम्बलर स्विच है, ICDP का हम दोस्तों करवा चुके हैं, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच। नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग की जाती है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। नमी वाले स्थान की दोस्तों वायरिंग की बात की जाए तो बेटन वायरिंग को ज़्यादा इसमें, क्योंकि एक टाइप से टेम्परेरी वायरिंग होती है हमारी, ठीक है, तो बेटन वायरिंग का वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा जो है लोड नहीं होना चाहिए। सब सर्किट की पावर की दोस्तों बात की गई है। पावर की बात की जाए तो दोस्तों 200 वाट से अधिक लोड आप नहीं रख सकते, 2 पॉइंट से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। सब सर्किट पावर की बात की जाए तो 2 पॉइंट से आप ज़्यादा नहीं रख सकते, 500 वाट के लोड से आप ज़्यादा नहीं रख सकते। सब सर्किट पावर लोड की बात की जाए, सिंपल पावर लोड दिया जाए तो आप 2 पॉइंट और 2000 वाट से अधिक लोड इसके अंदर नहीं रख सकते। लाइट की लोड की बात करें तो 10 पॉइंट रख सकते हो और 800 वाट का लोड उसके अंदर आप रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। सुरंग की वायरिंग में कितने जो है एक साथ कितने बल्ब जलते हैं, तो सुरंग की वायरिंग की बात की जाए तो एक साथ 2 बल्ब जलते हैं। कितने? 2 बल्ब। इसकी स्पेशल दोस्तों एक अलग से वीडियो के अंदर सुरंग की वायरिंग, सीढ़ियों की वायरिंग, जीने की वायरिंग, ऐसे बहुत सारी वायरिंग है, ठीक है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। सीढ़ियों के वायरिंग के अंदर कितने लैंप जलते हैं, तो 1 लैंप जलता है, 1 लैंप बुझता है। अब इस प्रकार की वायरिंग के अंदर जो जैसे हम बात करें, ये हमारी इस प्रकार की वायरिंग की गई है, ठीक है, तो इसके अंदर एक साथ 2 लैंप जलेंगे, ठीक है। जब नेक्स्ट बटन को हम ऑन करेंगे तो ये फर्स्ट वाला बटन जो लैंप है हमारा ऑफ हो जाता है और सेकेंड दोनों ऑन हो जाते हैं, ठीक है। थर्ड की बात करें तो ये ऑन हो जाते हैं और ये 2 पीछे वाले ऑफ हो जाते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैनल वायरिंग का सामान किस मटेरियल का बना होता है, यानी दोस्तों चैनल वायरिंग जो होती है उसके अंदर जो मटेरियल यूज किया जाता है वो किसका बना होता है, तो दोस्तों वो PVC का बना होता है। किसका? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कम करने के लिए अर्थ
अर्थ पीठ में क्या डाला जाता है। जो अर्थ पीठ होती है दोस्तों, जिसका जो ऊपर ढक्कन होता है उसकी बात की गई है, जिसका साइज जो होता है वो 30 बाई 30 का होता है। ठीक है, एक सीमेंट का बॉक्स तैयार किया जाता है जिसके ऊपर कास्ट आयरन का एक ढक्कन लगाया जाता है। उस बॉक्स का साइज जो होता है वो 30 बाई 30 का होता है। उसके अंदर पानी डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अर्थ पीठ के अंदर पानी। अब अर्थिंग के अंदर पानी क्यों डाला जाता है? ताकि अर्थ रेजिस्टेंस को क्या किया जा सके, कम से कम किया जा सके। ठीक है, अर्थिंग की दोस्तों बात करें तो पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग जो मोस्टली दो प्रकार की अर्थिंग होती है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा बार पूछा जाता है। अर्थिंग के चैप्टर में दोस्तों अर्थिंग की टोटल कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू बनते हैं वो हम जरूर कवर करेंगे। कंडक्टर को स्टे टेंड किया जाता है। कंडक्टर की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो हमारा डी रहेगा, सल्फर के प्रभाव से बचाने के लिए। कंडक्टर को सदैव टेंड किया जाता है, सल्फर के प्रभाव से बचाने के लिए इसको टेंड किया जाता है। मानव शरीर का गीली त्वचा सहित रेजिस्टेंस कितना होता है? मानव त्वचा की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा 1 ओम। ठीक है, 1 ओम, या दोस्तों इससे रिलेटेड गीली त्वचा में, सूखी अवस्था में, या दोस्तों जो है एक टाइप से कुछ गीला और कुछ भीगा हुआ है, उस अवस्था में क्या होता है, तो ये अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं। इनकी भी दोस्तों अलग से हम वीडियो लेके आएंगे, उसके अंदर ये क्वेश्चन कवर कर लेंगे। डीसी सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब कार्य करते समय आरक नियंत्रित के लिए, यानी दोस्तों जो स्पार्किंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए डीसी सप्लाई की यहाँ पे बात की गई है। डीसी सप्लाई के अंदर दोस्तों रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रेजिस्टेंस। और एसी सप्लाई की जहाँ पे बात की जाए, एसी सप्लाई के अंदर आरक नियंत्रित करने के लिए दोस्तों हमारा कैपेसिटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कैपेसिटर। दो प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। डीसी सप्लाई के अंदर फ्लोरोसेंट ट्यूब आप कंट्रोल कर रहे हो तो वहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस लगाते हैं। एसी सप्लाई के अंदर आप जो है आर्क नियंत्रित कर रहे हो तो उसके अंदर आप कैपेसिटर लगाओगे। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लीट वायरिंग में क्लीट से अधिकतम अंतराल पर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, नियमित अंतराल पर दूरी तय, यानी इसकी कितनी दूरी तय की गई है। दूरी की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हमारा रहेगा बी, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर से जो है ज़्यादा दूरी दो क्लीट के बीच की नहीं होनी चाहिए। फ्यूज तार के लिए 3 लेड अलॉय का सबसे कम गलनांक होता है। ठीक है, फ्यूज जो 3 लिखा हुआ है, 3 लेड अलॉय का जो होता है वो गलनांक पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रहेगा बी, 63% और हमारा 37%। लेड की मात्रा और ये हमारी हो जाती है टीन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, फ्लूर लेवल के से क्लीट वायरिंग हमेशा से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्लूर लेवल की दोस्तों बात की गई है, तो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 3 मीटर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, घर की वायरिंग में फेज तार कहाँ से लूप की जाती है। घर की वायरिंग की दोस्तों बात की गई है, फेज तार जो है वो कहाँ से लूप की जाती है। राइट ऑप्शन दोस्तों हमारा सी रहेगा, स्विच से। घर की वायरिंग में जो फेज तार होती है वो एक टाइप से कंट्रोल की बात करें तो वो किससे कंट्रोल की जाती है, तो स्विच से कंट्रोल की जाती है। अगला क्वेश्चन है, केबल का उपयोग टिकवुड जो बैटन्स के लिए किया जाता है। किस केबल का यूज दोस्तों पूछा गया है, टिकवुड जो के लिए यूज किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि टीआरएस भी यूज करते हैं। टीआरएस का फुल फॉर्म नीचे दिया हुआ है, टफ रबड़ शीथड। पीवीसी शीथड भी दोस्तों इसके अंदर हम यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम लोड क्या है जो केवल प्रकाश बिंदुओं को जोड़ने वाले सर्किट को जोड़ा जाता है। तो प्रकाश बिंदु यानी लाइटिंग लोड की बात की गई। लाइटिंग लोड दोस्तों 800 वाट से ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू वे स्विच में कितने कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं। टू वे स्विच की दोस्तों बात की गई है, एक हमारा वन वे स्विच होता है जिनमें करंट बहने का रास्ता एक ही होता है। टू वे स्विच के अंदर करंट बहने के रास्ते 2 होते हैं, जो हमारी सीढ़ियों की जो वायरिंग होती है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो इसके में जो टर्मिनल टू वे स्विच में कितने कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं, तो कनेक्टिंग टर्मिनल की बात की जाए तो 2 कनेक्टिंग टर्मिनल होते हैं। 2 ही दोस्तों टू वे में करंट बहने के रास्ते होते हैं। नमी वाले स्थान पर किस प्रकार की वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये क्वेश्चन दोस्तों हम कवर कर चुके हैं, आपने पीछे पढ़ भी लिया होगा। पीवीसी की फुल फॉर्म दोस्तों हम कवर कर चुके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छी वायरिंग कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको दोस्तों लेके चलें। डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छी वायरिंग कौन सी है। व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ वायरिंग यूज्ड इन डोमेस्टिक एप्लीकेशन। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा ए राइट रहेगा, कंड्यूट वायरिंग जो है डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो है अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विच होल्डर सॉकेट आर फिक्स्ड ऑन बोर्ड। ठीक है, कैसे जो है ये किसके अंदर जो है ये जो है फिक्स किए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन की दोस्तों बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा हमारा, तो ये सनमाइका सीट के अंदर दोस्तों इनको जो है फिट किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, सनमाइका सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा,
व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइटिंग पॉइंट दैट कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट। राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें दोस्तों किसकी बात की गई है, हमारी लाइटिंग पॉइंट की। लाइटिंग पॉइंट हमारे कितने हो सकते हैं, अधिकतम 10 लाइटिंग पॉइंट हो सकते हैं, 800 वाट वाला हमारा लोड हो जाता है। किस तरह की वायरिंग के लिए हमें हाउस का जो है कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले सभी तरह की प्लानिंग करनी पड़ती है। वायरिंग पूछी गई है, ऐसी कौन सी वायरिंग है जो हाउस का प्लान करने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले जो है इसका जो है पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है। राइट ऑप्शन की दोस्तों इसमें बात करें तो ऑप्शन हमारा डी रहेगा। कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग के अंदर जो है पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है पूरी वायरिंग की। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। NEC के अनुसार न्यूट्रल वायर के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूट्रल वायर का दोस्तों आपको सभी को पता है ब्लैक वायर का यूज करते हैं, ठीक है। NEC के अनुसार न्यूट्रल वायर के लिए किस वायर का इस्तेमाल किया जाता है? तो न्यूट्रल के लिए दोस्तों हम जो है ब्लैक यूज़ करते हैं, और हमारी फेज़ के लिए दोस्तों रेड भी यूज़ कर लेते हैं, या रेड येलो ब्लू। 3 फेज़ की बात की जाए तो हमारा रेड येलो ब्लू हो जाता है। न्यूट्रल का दोस्तों हमारा ब्लैक हो जाता है, अर्थ के लिए हमारा ग्रीन हो जाता है। यहाँ से भी हल्के से क्वेश्चन कई बार दे दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंड्यूट अवेलेबल, यानी कंड्यूट पाइप की दोस्तों बात की गई है, ठीक है। किस किस टाइप के, किस किस प्रकार के कंड्यूट पाइप जो है अवेलेबल होते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा। PVC कंड्यूट, फ्लेक्सिबल भी कंड्यूट पाइप मिल जाते हैं, हेवी गेज स्टील और स्क्रेड दोस्तों कंड्यूट पाइप, ये सभी प्रकार के कंड्यूट पाइप जो है आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। इंटरनल वायरिंग में किस प्रकार का फ्यूज़ प्रयोग किया जाता है? इंटरनल वायरिंग की दोस्तों बात की गई है, किस प्रकार का फ्यूज़ इसके अंदर यूज़ किया जाता है? राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, दोनों। रिवायरेबल फ्यूज़ भी दोस्तों यूज़ करते हैं, और किटकेट फ्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। फ्यूज़ की दोस्तों अलग से वीडियो बना दी गई है, वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देख लें। उसके अंदर सारे फ्यूज़ कौन कौन सा फ्यूज़ होता है, वो किस किस रेटिंग के लिए बनाया जाता है, सभी क्वेश्चन उसमें करवा दिए गए हैं। हाउ मैनी पावर पॉइंट कैन बी अलाउड इन वन सर्किट, एक सर्किट के अंदर कितने पावर पॉइंट जो है हो सकते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा हमारा, 2 पॉइंट इसके अंदर हो सकते हैं। विच टाइप ऑफ वायरिंग इज सूटेबल फॉर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की दोस्तों बात की गई है, किस प्रकार की वायरिंग का जो है प्राथमिकता दी जाएगी? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो सी रहेगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम जो है वो वायरिंग। एक दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाता है, एक हमारा लूप सिस्टम हो जाता है। 2 प्रकार के ये कनेक्शन करने के तरीके होते हैं। जो हमारा ट्री सिस्टम वायरिंग हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर तो एक ही वायर से सभी वायर निकाल ली जाती है, ठीक है, एक ही जगह से सारी वायर निकाल ली जाती है। इस प्रकार की जो वायरिंग होती है इसको दोस्तों ट्री सिस्टम, लूप सिस्टम बोल दिया जाता है। एक दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के अंदर दोस्तों अलग अलग बोर्ड लगाए जाते हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और फिर मेन सप्लाई इनमें अलग अलग दी जाती है, ठीक है। जैसे ये हमारी मेन सप्लाई है तो इसको अलग अलग मेन सप्लाई बस बार से दी जाती है, और अलग अलग से ही इनसे जो है लोड लिया जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की वायरिंग की दोस्तों बात की गई है। एक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने पर करंट की क्या स्थिति होगी? तो करंट की क्या स्थिति होगी? राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन जो होगा हमारा वो रहेगा डी, वेरी हाई करंट, क्योंकि सर्किट हमारा क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो शॉर्ट सर्किट के कंडीशन के अंदर जो हमारे करंट जो होगा वो जो है अनंत होगा, वेरी हाई करंट होगा। राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, ELCB को लगाना चाहिए। ELCB की दोस्तों बात की गई है, ELCB को कहाँ पर लगाना चाहिए, या दोस्तों ELCB क्यों लगाना चाहिए? तो दोस्तों ये ह्यूमन सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, ना तो दोस्तों ये हमारा शॉर्ट सर्किट पे काम करता है, ये ना जो है ओवरलोड पे काम करता है, ये लीकेज करंट पे काम करता है, ठीक है। जब भी हमें किसी भी प्रकार का झटका महसूस होता है तो जो हमारे ELCB होती है ये ट्रिप हो जाती है, ठीक है। ये ना तो शॉर्ट सर्किट पे कार्य करती है, ना दोस्तों ओवरलोड पे कार्य करती है। ये दोस्तों ह्यूमन सेफ्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ लगाई जाती है, ठीक है। ELCB या दोस्तों MCCB से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। MCCB और हमारी ELCB। MCCB का ही दोस्तों सुधरा हुआ रूप जो है वो है हमारा ELCB। अगला क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म दोस्तों है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, सभी को पता है। अगला है हमारा, अकॉर्डिंग टू हाउस वायरिंग रूल्स एज पर ISI स्पेसिफिकेशन द स्विच बोर्ड शुड बी फिटेड एट हाइट। हाइट पूछी गई है दोस्तों स्विच बोर्ड की, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन हमारा बी हो जाता है, 1.5 मीटर की जो है ऊंचाई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल वायरिंग में केबल को कवर करने के लिए इंसुलेशन का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंटरनल वायरिंग के अंदर केबल की दोस्तों बात की गई है, इंसुलेशन के लिए जो है किसका यूज किया जाता है? तो ये हल्का सा क्वेश्चन है, अलग अलग जो है क्वेश्चन की लाइन बना के ये पूछा जाता है। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन डी, PVC।
पीवीसी की फुल फॉर्म दोस्तों हम कर चुके हैं। बेटन वायरिंग में केबलों के स्थान पर दृढ़ता से क्लिप करने के लिए उपयोग करते हैं। दृढ़ता से क्लिप करने के लिए क्या यूज किया जाता है? राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन सी रहेगा, लिंक क्लिप यूज की जाती है। क्या की जाती है? लिंक क्लिप। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वायरिंग में किस अधिनियम का पालन करना चाहिए? विच रूल शुड बी फॉलोड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, आई इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 का जो रूल है इसका दोस्तों हमेशा फॉलो करके सारे रूल बनाए जाते हैं और ये सारे रूल जो है वायरिंग के अंदर जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा स्विच बोर्ड को फर्श तल से ऊंचाई पर स्थित होना चाहिए। स्विच की बात की गई है। स्विच की दोस्तों बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा ये रहेगा 1.5 मीटर 1.5 मीटर जो है ऊंचाई पर हमारा स्विच जो है होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में स्विच को हमेशा लगाया जाता है। घरेलू वायरिंग की बात करें तो दोस्तों ये फेज वायर के अंदर लगाया जाता है और ये सीरीज के अंदर लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? सीरीज के अंदर। ये किसका बनाया जाता है? तो ये बेकेलाइट का बनाया जाता है। किसका? बेकेलाइट का। ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? स्विच की बात करें तो ये दोस्तों 1 वे हो जाता है हमारा, 2 वे हो जाता है हमारा, इंटरमीडिएट स्विच हो जाता है, ICDP हो जाता है, ठीक है, ICTP हो जाता है, DP हो जाता है। तो बहुत प्रकार के स्विच हमारे आते हैं। 3 पिन वाले प्लग में तीसरी पिन किस लिए बनाई जाती है? तो ये हम क्वेश्चन जो है कवर कर चुके हैं 3 पिन के अंदर। राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी रहेगा, अर्थिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगला क्वेश्चन है स्विच सॉकेट प्लग। ये दोस्तों क्वेश्चन कर चुके हैं हम। इलेक्ट्रिक वर्किंग में फैन से फर्श की ऊंचाई। इलेक्ट्रिक वर्किंग के अंदर देखिए दोस्तों क्वेश्चन की अलग अलग लैंग्वेज हो जाती है और क्वेश्चन हमारा सेम ही रहता है। इलेक्ट्रिक वर्किंग में फैन की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा हमारा 4th नंबर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। फैन की ऊंचाई या तो 2.75 दी जाती है या 2.55 दी जाती है, ठीक है, या 2.50 दी जाती है। इनमें से कई बार क्वेश्चन देखा जाता है। वायरिंग के लिए जो है वायरिंग के प्रकार आधारित होते हैं। वायरिंग के प्रकार जो है किस पर आधारित होते हैं? राइट ऑप्शन की बात करें तो डी रहेगा, ऑल ऑफ अबव। लोकेशन और दोस्तों कंज्यूमर बजट, ठीक है। इसकी दोस्तों सुरक्षा और बहुत सारी कॉस्ट भी देखी जाती है, सेफ्टी भी देखी जाती है, ठीक है। और जो है वायरिंग मटेरियल जो यूज़ किया जाता है वो भी जो है देखा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वायरिंग के लिए जो है इंपॉर्टेंट होती है, ज़रूरी होती है। वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी आचार में होनी चाहिए। तो वायरिंग क्लिपों की दूरी आचार के अंदर बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो सिंगल क्लिप की वायरिंग की जाती है उसकी दोस्तों इसमें बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा टेम्परेरी इंस्टॉलेशन के लिए किस प्रकार की वायरिंग को आप रिकमेंड जो है करेंगे, यानी टेम्परेरी वायरिंग करनी है आपको, तो कौन सी वायरिंग जो है वहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे? तो राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा क्लीट वायरिंग, ठीक है। क्लीट वायरिंग को जो है सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के इंटरनल वायरिंग में सबसे चीपेस्ट कौन सा है? तो सबसे चीपेस्ट की दोस्तों बात की जाए डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के तो राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा ऑप्शन हमारा? क्योंकि दोस्तों इसको जो लगाना, ठीक है, इस वायरिंग को करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, चीपेस्ट दोस्तों काम होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए क्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा क्लीट वायरिंग में क्लीट की परस्पर दूरी किसी भी स्थिति में अधिक नहीं रखी जानी चाहिए। तो ये दोस्तों हमारी सिंगल क्लीट की बात ना करें तो हमारी 60 सेंटीमीटर ही रहेगी, ठीक है। 2 सैडल के बीच की दूरी पूछी जाए वो भी 60 रहेगी, ठीक है। 2 हमारी क्लीट की वायरिंग सिंगल क्लीट के अंदर थोड़ी सी दूरी दोस्तों कम हो जाती है, उसके बाद सभी की सभी दूरियां जो है वो हमारी 60 सेंटीमीटर ही रखी जाती है। किस प्रकार की वायरिंग अधिक मैकेनिकल और प्रोटेक्शन प्रदान करती है? वायरिंग की बात की गई है, किस प्रकार की वायरिंग जो है अधिक जो है हमारी मैकेनिकल और प्रोटेक्शन जो प्रदान करती है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, कंड्यूट वायरिंग जो है वो अधिक हमारी मैकेनिकल और प्रोटेक्शन जो है दोनों प्रदान करती है। वायरिंग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, MCB का यूज किया जाता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है PVC चैनल वायरिंग अधिक सूटेबल है कहाँ पर? ये क्वेश्चन पूछा गया है, PVC चैनल वायरिंग कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है? राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा, इंडोर सरफेस के अंदर, ठीक है। इंडोर सरफेस वायरिंग के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा पदार्थ अच्छा कंडक्टर नहीं है? कंडक्टर पूछा गया है, कौन सा अच्छा कंडक्टर नहीं है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, लेकिन PVC जो है वो अच्छा कंडक्टर ना होकर वो क्या है, एक अच्छा इंसुलेटर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज क्या है, यानी इसका दोस्तों क्या लाभ है? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर, यानी नमी वाले स्थान पर दोस्तों ये ज़्यादा की जाती है, नमी वाली जगह पर दोस्तों ये ज़्यादा प्रोटेक्ट जो है रहती है। तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा बेटन वायरिंग का प्रकार है?
बेटन वायरिंग की दोस्तों बात की गई है, कौन सा बेटन वायरिंग का प्रकार है, तो सी रहेगा, ए और बी दोनों, ठीक है। मेटल शीथड और हमारी TRS और PVC, ये सभी जो है बेटन वर्क प्रकार के वायरिंग के अंदर इस्तेमाल की जाती है। VIR केबल का प्रयोग किया जाता है। VIR केबल की दोस्तों बात की जाए तो ये हमारा इस्तेमाल जो किया जाता है ये बिल्डिंग और वर्कशॉप के इंटरनल वायरिंग में किया जाता है, ठीक है। VIR जिसको वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ बोला जाता है, तो ये दोस्तों बिल्डिंग और वर्कशॉप के इंटरनल वायरिंग के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ की बात की गई है। छत में कंड्यूट पाइप डालते हैं, छत में कंड्यूट डालते हैं तो दोस्तों ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, लेंटर डालने से पहले डालते हैं। वायरिंग की बेटन विधि में एक परिपथ क्षैतिज से 5 मीटर पर है। वायरिंग में लगने वाली क्लिप की संख्या, क्लिप की संख्या पूछी गई है, 5 मीटर पर कितनी प्रकार की कितनी टाइप की जो है क्लिप लग सकती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा रह जाता है बी, 50 क्लिप, ठीक है। 5 मीटर पर कितनी क्लिप यूज़ हो जाती है हमारी, 50 क्लिप यूज़ हो जाती है। 50 क्लिप की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लीट वायरिंग में किस प्रकार के केबल का प्रयोग किया जाता है। क्लीट वायरिंग के अंदर दोस्तों केबल पूछी गई है, किस प्रकार की केबल का यूज़ किया जाता है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी रहेगा, वेल्केनाइज्ड इंडियन रबड़, VIR का केबल जो है क्लीट वायरिंग के अंदर यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों रहेगा हमारा, विच टाइप ऑफ सिस्टम इज सुटेबल फॉर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री, यानी दोस्तों पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री है मान लो, उसके अंदर किस प्रकार की वायरिंग का जो है प्राथमिकता दी जाती है या किस प्रकार की वायरिंग जो है वो वहाँ पे की जाती है। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, मेटल कंड्यूट वायरिंग जो है वहाँ पर की जाएगी। फैक्ट्री की दोस्तों बात की गई है, पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी फैक्ट्री। यदि यांत्रिक और फायर सेफ्टी महत्वपूर्ण फैक्टर है तो वायरिंग होना चाहिए, यानी दोस्तों यदि यांत्रिक और फायर सेफ्टी महत्वपूर्ण फैक्टर है तो वायरिंग होना चाहिए। वायरिंग की बात की गई है, वायरिंग के अंदर बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा कंड्यूट टाइप, कंड्यूट टाइप वायरिंग जो है वहाँ पर आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग में कंज्यूमर के अनुमोदन के लिए कौन सा डायग्राम बनाया जाता है। कंज्यूमर के अनुमोदन के लिए जो है कौन सा डायग्राम बनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। राइट ऑप्शन की बात करें तो कंज्यूमर के अनुमोदन के लिए लेआउट डायग्राम बनाया जाता है, ताकि लेआउट डायग्राम बनाकर उसको समझाया जा सके, बताया जा सके। लाइट एंड फैन सब सर्किट में अधिकतम बार दोस्तों हमारा हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, पावर सर्किट में कंडक्टर साइज कितना होना चाहिए जब चालक कॉपर का हो। पावर सर्किट की बात की गई है तो इसके अंदर जो है हमारा कंडक्टर का साइज जब कॉपर के अंदर हो तो कितना होना चाहिए। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा ए रहेगा, 2.5 mm स्क्वायर, 2.5 mm स्क्वायर का कंडक्टर का साइज होना चाहिए जब कौन सा हो, कॉपर का हो। पावर सर्किट की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। एक संपूर्ण वायरिंग परिपथ में इंसुलेशन का प्रतिरोध होना चाहिए, ये दोस्तों हम कर चुके हैं। जीने के परिपथ में प्रयुक्त स्विच होता है, जीने के परिपथ में कौन से स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन जो हो जाता है वो दोस्तों ऑप्शन हमारा बी हो जाता है, 2 वे स्विच, ठीक है, क्योंकि 2 वे स्विच का प्रयोग किसी एक उपकरण को एक स्थान से कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है, एक से अधिक स्थान से भी कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों एक जगह से आपने कंट्रोल कर दिया तो सेकंड स्विच जो है ऑन करने पे ये यहाँ स्विच का जो लैंप आपने ऑन किया था वो क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो यहाँ से भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जीने के परिपथ में प्रयुक्त स्विच होता है 2 वे टाइप। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल वायरिंग में कॉपर वायर का साइज होता है। इंटरनल वायरिंग की बात की गई है, इंटरनल वायरिंग के अंदर कॉपर साइज की बात करें तो राइट ऑप्शन हमारा बी रहेगा, 1.0 mm स्क्वायर, यानी 1 mm का वायर जो है इंटरनल वायरिंग के अंदर आप कॉपर के साइज का यूज कर सकते हो, कॉपर का अगर वायर है तो। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंटिन्यूस बस बार की वायरिंग के लिए किस प्रकार की सामग्री का यूज किया जाता है। कंटिन्यूस बस बार वायरिंग की दोस्तों बात की गई है, राइट ऑप्शन हमारा ए रहेगा, एल्यूमिनियम बस बार का जो है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसको गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजिंग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लैंप होल्डर जमीन की ऊंचाई से पूछा गया, तो ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। सिंगल पोल स्विच किस ऊंचाई पर फिट किया जाता है, तो सिंगल पोल स्विच की दोस्तों बात की गई है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन सी, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर इसको फिट करना चाहिए। सीलिंग रोज तथा एडोप्टर कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं, तो इसके राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा, 5 एम्पेयर 250 वोल्ट, ठीक है। सीलिंग रोज तथा एडोप्टर जो बनाए जाते हैं वो 5 एम्पेयर 250 वोल्ट के बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोनेट केप होल्डर का कौन सा एक प्रकार नहीं है। प्रकार दोस्तों इसमें पूछा गया है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा, ठीक है। ट्यूब लैंप होल्डर नहीं है, बाकी बैटन होल्डर भी हो जाता है, एंगल होल्डर भी हो जाता है, ब्रैकेट होल्डर भी हो जाता है, लेकिन ट्यूब लैंप होल्डर कोई प्रकार नहीं होता।
अगला क्वेश्चन है पिन सॉकेट कितनी क्षमता के बनाए जाते हैं। पिन सॉकेट की बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा 5 एम्पेयर, 15 एम्पेयर या दोस्तों 50 वोल्ट, या दोस्तों 6 से 16 एम्पेयर भी कई बार ऑप्शन दिया जाता है, ये भी हमारा राइट रहेगा। ठीक है, 6 एम्पेयर, 16 एम्पेयर और 250 वोल्ट या 240 वोल्ट। इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन डी। 3 प्लग टॉप में अर्थिंग पिन को मोटा रखने का कारण दोस्तों हम कर चुके हैं। लघु परिपथ वियोजक एमसीबी का प्रयोग आवश्यक है। ठीक है, लघु परिपथ वियोजक, छोटे परिपथ की दोस्तों बात की गई है, लघु परिपथ वियोजक एमसीबी का आवश्यक है। राइट ऑप्शन की दोस्तों बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, भवन के प्रत्यक्ष कक्ष की वायरिंग के अंदर जो है इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, एमसीबी की यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है किसी केबल के विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई, तार की धातु तथा निर्भर करती है, यानी किस किस पर जो है केबल की धारा वहन क्षमता निर्भर करती है, डिपेंड करती है। राइट ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन डी, तारों की संख्या पर, यानी केबल के अंदर कितनी तारें हैं उसकी संख्या के हिसाब से जो है उसकी धारा वहन क्षमता नोट की जाती है। किसी विद्युत परिपथ का मुख्य घटक कौन सा है। विद्युत परिपथ का मुख्य घटक की बात करें तो ये राइट ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएंगे। सप्लाई स्रोत, चालक की युक्ति या दोस्तों निरंतर युक्ति, एक विद्युत परिपथ के ये सभी के सभी घटक मुख्य है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथों की सुरक्षा के लिए कौन सा एक मूलभूत जो है आवश्यकता है। विद्युत परिपथों की सुरक्षा की बात की गई है तो सुरक्षा की नज़रों से देखा जाए तो फ्यूज हमारा सबसे जरूरी है, फ्यूज हमारा सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ना स्विच जरूरी है, ना होल्डर जरूरी है, ना तार जरूरी है। सुरक्षा की बात की जाए, सेफ्टी की बात की जाए तो फ्यूज सबसे ज़्यादा जरूरी है। 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए सामान्यतः प्रयोग करने वाला स्विच है। 3 फेज की बात की जाए तो ICTP यूज करते हैं। सिंगल फेज की बात की जाए तो हमारा ICDP यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कोर्टिज फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। कोर्टिज फ्यूज जो होता है उसका यूज कहाँ करते हैं तो राइट ऑप्शन हमारा रहेगा ऑप्शन ए, कार्यशाला में। कोर्टिज फ्यूज का यूज जो किया जाता है इसको कार्यशाला में यूज किया जाता है। इसको जो है एक बार खराब होने के बाद दोबारा ठीक भी किया जा सकता है। यह एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ की शॉर्ट सर्किट अथवा ओवरलोड परिस्थितियों से सुरक्षा करती है। निम्न में से कौन सी है। तो ये भी दोस्तों हम कवर कर चुके हैं। फ्यूज ही है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमारी जो है इंस्ट्रूमेंट की सुरक्षा जो है करती है। फ्यूज संयोजित होना चाहिए, यानी फ्यूज जो है वो सर्किट के कैसे लगाया जाना चाहिए। अब इसमें थोड़े से ऑप्शन अजीब दिए गए हैं तो ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। राइट ऑप्शन हमारा सी रहेगा, जीवित चालक की श्रेणी में, यानी फेज वायर के श्रेणी क्रम में जो है फ्यूज तार को लगाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन बन जाता है वो है हमारा निम्न में से कौन सा उपभोक्ता युक्ति नहीं है। उपभोक्ता युक्ति की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है। राइट ऑप्शन जो रहेगा वो हमारा सी रहेगा, स्विच, क्योंकि दोस्तों हीटर है ये एनर्जी खपत करता है, बल्ब है ये भी एनर्जी खपत करता है, विद्युत उपकरण भी एनर्जी खपत करता है। तो ये उपभोक्ता सभी युक्ति जो है नहीं है से पूछा गया है, से पूछा जाए तो ये सभी है। स्विच जो है वो उपभोक्ता युक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा सीलिंग फैन जो है ट्यूबलाइट आदि को विद्युत सप्लाई के लिए प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट आदि को आपको विद्युत सप्लाई करनी है तो इसके लिए सीलिंग रोज का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सीलिंग रोज का। रोटरी स्विच का उपयोग निम्न में से किस उपकरण में किया जाता है। रोटरी स्विच की दोस्तों यहाँ पे बात की गई है तो नाइट लैंपों के अंदर रोटरी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, नाइट लैंप। अगला क्वेश्चन है हमारा सोल्डर एक है तो सोल्डर क्या है दोस्तों, एक मिश्र धातु है। क्या है, एक मिश्र धातु, क्योंकि टीन और लेड इस दोस्तों इसमें मिलाया जाता है इसलिए क्या हो जाती है कि मिश्र धातु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। टू वे स्विच की बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाता है, जीने की वायरिंग के अंदर टू वे स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर का प्रयोग किया जाता है। सीलिंग फैन परिपथ में रेगुलेटर की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन हमारा रहेगा बी, पंखे में आरोपित वोल्टेज ड्रॉप के लिए, यानी फैन जो चल रहा है उसमें वोल्टेज ड्रॉप करके फैन की स्पीड को कम और ज़्यादा करने के लिए जो है इसका फैन रेगुलेटर का यूज किया जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करने वाली युक्ति है। तो नियंत्रित करने वाली युक्ति यानी दोस्तों कंट्रोल करने वाली युक्ति कौन सी है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा हमारा, स्विच। स्विच जो है वो करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, ऑन कर देते हैं स्विच को तो करंट चलने लगता है और बंद कर देते हैं सर्किट को तो करंट बंद हो जाता है। निम्न में से कौन से उपभोक्ता युक्ति है। अब यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सी उपभोक्ता युक्ति है। राइट ऑप्शन की बात करें तो हीटर जो है वो उपभोक्ता युक्ति है। सर्किट ब्रेकर, केबल और स्विच जो है ये हमारी उपभोक्ता युक्ति नहीं है। टम्बलर प्रकार के स्विचों का आधार बना होता है। जो टम्बलर प्रकार का स्विच होता है उसका बेस किससे बना होता है तो वो एस्बेस्टस से बना होता है। किससे, एस्बेस्टस से। और जो सिंपल हमारे स्विच होते हैं जो घरों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं वो किसके बने होते हैं, बेकेलाइट के बने होते हैं। किटकेट फ्यूज किसके बने होते हैं तो चीनी मिट्टी या पोर्सलिन के बनाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा सिंगल वे स्विच में प्रयुक्त टर्मिनल की संख्या कितनी होती है। अब सिंगल वे की बात की गई है तो सिंगल वे स्विच में प्रयुक्त टर्मिनलों की संख्या की बात करें तो 2 ही टर्मिनल हमारे होते हैं, ठीक है। वन वे स्विच की बात करें तो एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, सिर्फ 2 ही टर्मिनल हमारे होते हैं। CD कक्ष वायरिंग में उपयोग होने वाला स्विच है। CD कक्ष के वायरिंग के अंदर बात की जाए तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है ऑप्शन हमारा, इसमें वो स्विच आएगा हमारा इंटरमीडिएट स्विच या 2 वे स्विच। बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा हमारा सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है, SPDT, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सिंगल पोल डबल थ्रो। यानी दोस्तों ये जो होता है ये हमारा 2 वे स्विच होता है जो इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें दोस्तों थ्रो तो सिंगल है लेकिन डबल थ्रो तो सिंगल है लेकिन डबल पोल की तरफ से इसको हम यूज़ कर सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 से अधिक स्थानों से एक लैंप को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी 2 से अधिक स्थानों पर लैंप को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का स्विच जो है इस्तेमाल किया जाता है। राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा, इंटरमीडिएट स्विच का इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच के बारे में दोस्तों इसका डायग्राम पहले भी मैं बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा कंप्लीट हो चुका है। ICDP स्विच की उच्चतम धारा वहन क्षमता होती है। उच्चतम धारा वहन क्षमता ICDP की कितनी होती है। राइट ऑप्शन की बात करें तो बी रहेगा हमारा 63 एम्पेयर की जो है ICDP की स्विच धारा, उच्चतम धारा जो है इसकी क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा धातु आवरण वाले लैंप होल्डर, इसमें इस वाक्य को पूरा करना है, धातु आवरण वाले लैंप होल्डर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा अर्थ होने चाहिए। किसी भी प्रकार की मेटल वाला कोई भी लैंप होल्डर है तो उसको क्या करना चाहिए, अर्थ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है विद्युत झटके से बचाव के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा ए, RCCB, जो MCB का क्या है, जो सुधरा हुआ रूप है जिसका इस्तेमाल विद्युत झटके से बचाव के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है RCCB को स्थापित किया जाता है, यानी RCCB को कहाँ पर लगाया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा डी रहेगा, ऊर्जा मापी के बाद मुख्य स्विच से पहले। ऊर्जा मापी के बाद मुख्य स्विच से पहले जो है RCCB को लगाया जाता है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है फर्श के लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। फर्श के लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई की दोस्तों बात की गई है। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार कर चुके हैं तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है, फर्श लेवल से एक लैंप होल्डर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।